नाज़रीन, इसराइल के अंदर पायलट्स के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी सामने आ गए हैं जिन्होंने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है और मीडिया के ऊपर आकर वो बाकायदा इंटरव्यूज देने लगे हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग के फिल फॉर जंगबंदी होनी चाहिए, वगरना स्टेट ऑफ इसराइल नेतन्याहू की जंग के नतीजे में बहुत खतरे के अंदर है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद जो मिलिट्री की तरफ से अदमे एतमाद नेतन्याहू के ऊपर आ रहा है, नेतन्याहू के लिए इस जंग को लंबा खींचना यानी कई महीनों के ऊपर 1 साल या 2 साल तक इसको खींचना वो नामुमकिन हो चुका है, बाकायदा नामुमकिन हो चुका है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है, गजा के अंदर इसराइल क्या कर रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ ओमान के ऊपर नजरें हैं, अगले 24 घंटे इस हवाले से बड़े क्रूशल अहमियत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि ईरान ने यह कहा है कि उनका हाई लेवल डेलीगेशन ओमान जा रहा है जिसके पास सारे इख्तियारात होंगे कि वो वहीं पर बैठकर फैसला करेगा। और इस मुलाकात का बुनियादी मकसद यह है कि तय होना है कि हमने मुज़ाकरात की तरफ जाना है या फिर जंग की तरफ जाना है। अगर मुज़ाकरात में अमेरिका सीरियस है तो बाद में मुज़ाकरात फिर चलते रहेंगे, चाहे वो कई हफ्ते चलें चाहे कई महीने चलें, लेकिन ये मुलाकात इस हतमी नौयत की होगी कि रास्ता तयन हो जाएगा कि जाना किस तरफ है। ईरान बार बार जो है वो निगोशिएशंस की बात कर रहा है, ऑलरेडी वो एक डील के अंदर है यूरोपियंस के साथ जिसमें से अमेरिका खुद निकल गया था। तो और ईरान में फतवा मौजूद है न्यूक्लियर के हवाले से, लेकिन असल बात यह है कि ये इसराइल की डिमांड्स हैं जो ईरान के ऊपर मुसल्लत करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। और वो डिमांड्स क्या है, वो डिमांड ऑफ सरेंडर है जो कि हो नहीं सकता। तो बहरहाल जैसे चाइना ने कहा कि अगर अमेरिका सीरियस है, सिंसियर है तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर ये नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सीरिया में दरूज हैं उनको भी इसराइल किस तरह से असलहा फराम कर रहा है और उनको किस तरह से तैयार कर रहा है जंग के लिए, वो भी खबर सामने आई है। और आलमी सतह के ऊपर हम बहुत सारी तब्दीलियां देख रहे हैं, जैसे फ्रांस ने रिकग्नाइज करने का ऐलान किया तो दूसरी तरफ कनाडा से बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आर्म्स एम्बार्गो हमारा मौजूद है इसराइल के ऊपर और हम जानते हैं कि इसराइल वहां पर जेनोसाइड कर रहा है, जिसकी बहुत तकलीफ हुई इसराइल में। और नेतन्याहू ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट, बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। उधर आलमी तिजारती जंग जो है अमेरिका और चीन के दरमियान मजीद एस्केलेट हो गई है और वो इस तरह से एस्केलेट हुई है कि अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने फिर टैरिफ लगा दिए। चीन के जवाबी टैरिफ लगे हैं 40%, इनफैक्ट 41%, और पहले 84% थे टोटल और अब ये 125% हो चुके हैं। चीन की तरफ से अमेरिका के ऊपर जो टैरिफ हैं वो 125% हो चुके हैं। ट्रंप ने जब बाकी दुनिया के ऊपर टैरिफ रिड्यूस किए तो ट्रंप ने यह कहा कि अगर चीन के सदर मुझे कॉल करेंगे और मुझसे ये कहेंगे कि उनको रिलीफ चाहिए तो फिर मैं सोचूंगा। बड़े तकबराना अंदाज के अंदर कि चीन का सदर जब मुझे कॉल करे और फिर मैं देखूंगा कि उनके लिए टैरिफ कम करने या नहीं करने। तो चीन से कॉल तो नहीं आई, अलबत्ता ट्रंप को जो चीज रिसीव हुई है वो ये खबर रिसीव हुई है कि चीन ने मजीद टैरिफ लगा दिए। बहुत बड़ी मिस्टेक जब वो ट्रंप की जानिब से की गई है, ये ट्रेड वॉर चाइना के साथ छेड़कर। देखिए, बुनियादी बात यह है कि चीन इतनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा था कि चीन ने 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाना था। वो अमेरिका को भी 2030 तक इकोनॉमी में रिप्लेस करने जा रहा था। और आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी फौज किसकी है? दुनिया की सबसे बड़ी फौज जो है वो अमेरिका की नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज चाइना की है। और उनकी फौज जो है वो ताज़ा दम है, वो किसी जंग के अंदर इंगेज नहीं हुई है। और उनका जो $350 बिलियन का बजट है वो इस्तेमाल हो रहा है उनकी अपग्रेडेशन के ऊपर। तो चाइना के पास नंबर्स भी ज्यादा हैं, उनकी फौज भी ताज़ा दम है और हर साल उनका जो बजट है वो उनकी अपग्रेडेशन के ऊपर इस्तेमाल होता है। और अभी रिसेंट मंथ में चाइना की जानिब से अपना जो मिलिट्री बजट है उसको मजीद बढ़ाने का भी अनाउंसमेंट हुई है। एशिया के हवाले से जो अमेरिका यहां पर आ रहा है तो एशिया में कन्फ्रंट करने के लिए चाइना ने अपना मिलिट्री बजट भी बढ़ाया है। तो बात यह है कि अगर चाइना सबसे बड़ी फौज उसके पास है और अगर इकोनॉमिकली भी वो रिप्लेस कर जाता है तो फिर अमेरिका कहां पर खड़ा हो गया? फिर अमेरिका को कौन सुपर पावर कहेगा? तो चीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका की जानिब से यह इकदाम उठाया गया कि उनके ऊपर ट्रेड वॉर लॉन्च की गई। क्योंकि देखिए, अमेरिका ने अपना नुकसान तो किया ना नेतन्याहू की जंगों में और दीगर जंगों में। अब जब उसको पता चला कि अच्छा हमारी इन हिमाकतों की वजह से, इन अन्य से, भाई इराक में हमला करने की क्या जरूरत थी, अफगानिस्तान में हमला करने की क्या जरूरत थी, ठीक है, और लीबिया में करने की क्या जरूरत थी, यूक्रेन की जंग कितनी बड़ी गलती वेस्ट के लिए साबित हो रही है, गजा में ये सारा कुछ करवाने की क्या जरूरत है? तो अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से, अपनी हिमाकतों की वजह से अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया और सबसे बड़ा मकरूज मुल्क बन गया। अब उसको ख्याल आ रहा है कि अच्छा चाइना तो इतना हमारे मुकाबले में आ चुका है, अब इसको कैसे रोका जाए।
तो ऐसे रोका जाए कि अपना ही बनाया हुआ सिस्टम, वो अपने बनाए हुए रूल्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब जो है वो खड्डे में डाल रहे हैं और चीन के ऊपर जंग लॉन्च कर दिया। लेकिन इससे नुकसान खुद अमेरिका को हो रहा है। चाइना इसकी तैयारी करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डॉलर चाइना के पास है, वो बिला वजह उन्होंने खरीद कर नहीं रखे। अगर वो सारे डॉलर बाहर निकालते हैं तो खुद अमेरिका की करेंसी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो एक तरह से कहीं मुट्ठी में है अमेरिकी इकोनॉमी, किसकी? चाइना की। सारे डॉलर तो वो लेकर बैठे हुए हैं और बहुत सारे बॉन्ड जो हैं अमेरिका के, वो भी चाइना लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कर्जा जो है वो अमेरिका के ऊपर है। तो इस जंग का नतीजा उल्टा ही अमेरिका के लिए निकल रहा है और चाइना के पास वो टूल्स हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है और इस ट्रेड वॉर का सामना कर सकता है। जैसे मैंने कल बताया कि ओनली 15% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ चाइना, सिर्फ 15% जो है वो उसकी अमेरिका की तरफ है। तो वो आराम से मैनेज कर सकते हैं, इस 15% को भी वो कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। अब देखें ना कि यूरोप इंगेज कर रहा है चाइना के साथ, बाकी ममालिक, ट्रंप ने जो दूसरी सबसे बड़ी गलती की है कि अपने इत्तेहादियों को थ्रेट किया है, जापान को थ्रेट किया है, साउथ कोरिया को थ्रेट किया है, यूरोपियन ममालिक को थ्रेट किया। और आप देखिए कि ये जो यूरोपियंस हैं, ये कौन है? ये भी फातिहीन में से हैं, इन्होंने मिलकर वर्ल्ड वॉर लड़ी है और ये यूरोपियंस ही हैं जिनका एक टाइम के ऊपर कॉलोनी था अमेरिका और यहीं से सेटलर जो है वो वहां अमेरिका में गए थे, उन्होंने बात किया था। तो उन यूरोपियंस इत्तेहादियों को, जिसकी वजह से अमेरिकन एम्पायर कायम रहा, अगर यूरोपियंस ना होते तो आपको क्या ख्याल है कि अमेरिका कोई एम्पायर के तौर पर चल सकता था? कभी भी नहीं चल सकता था। ये यूरोप और अमेरिका ने मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी थी और इससे पहले वर्ल्ड वॉर लड़ी थी। तो यूरोपियंस को भी थ्रेट किया अमेरिका ने। तो ये ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है जो यहां पर साबित हुई है। इसलिए जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। और आज चाइना का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा। पूरी दुनिया में कौन आइसोलेट होगा? ईरान नहीं, रशिया नहीं, ठीक है, वेनेजुएला नहीं, अमेरिका दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा। तेजी के साथ यूरोप, बाकी अमेरिका के इत्तेहादी मालिक जो है वो चाइना के साथ इस वक्त राब्ता कर रहे हैं और उनके नेगोशिएशंस हो रहे हैं। बर्तानिया के कमांडर इन चीफ चीन पहुंचे हैं और मिलिट्री के साथ जाकर खिताब किया है कमांडर इन चीफ ऑफ बर्तानिया ने, ठीक है। तो ये बड़ी तब्दीली इस वक्त दुनिया में आ रही है। तो देखिए, जो इजराइल का काम है वो सारा एक ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है और इन ग्लोबल ताकतों ने प्लेज किया हुआ है पैलेस्टीनियन स्टेट को। लेकिन उनकी एक ताकत थी जिसकी वजह से वो इजराइल की हर बदमाशी को, हर जुल्म को जो है वो सपोर्ट करते रहे। लेकिन अब इस बदलती दुनिया में इजराइल की जंगों की कोई गुंजाइश नहीं, इजराइल के एक्सपेंशनिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है, इजराइल की इस पॉलिसी की कि वही बदमाश होगा इस रीजन का, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ये मिडिल ईस्ट पर मुकम्मल गलबा था अमेरिका का, अब इसी मिडिल ईस्ट में चाइना भी मौजूद है, इसी मिडिल ईस्ट में रशिया भी मौजूद है, इसी में नॉर्थ कोरिया भी मौजूद है, ठीक है। और खुद इस्लामी मालिक जो है वो एक बड़ी अस्करी ताकत के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हालात जो है बदलने जा रहे हैं। इजराइल के अंदर की अगर सूरत हाल आपके सामने हेडलाइंस रखें तो वहां पर जो फिनोमेना देखने को मिल रहा है कि मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी और इंटेलिजेंस तमाम इतराफ से अदम एतमाद हुआ है नेतन्याहू के ऊपर। फौज की इसको प्रॉपर बगावत जो है वो इजराइल के अंदर कहा जा रहा है और इन्होंने जंगबंदी का जो है वो मुतालबा कर दिया है। नई जो डेवलपमेंट हुई है उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और सबसे उनका जो इलीट यूनिट है 8200, ये उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस का सबसे इलीट यूनिट है। ये सारी इंटेलिजेंस कार्रवाई को देखता है। यहां के जो एजेंट्स हैं, यहां के जो सोल्जर्स हैं वो सामने आ गए हैं और उन्होंने जो है वो जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। यानी पहले अवाम सड़कों पर थे, पॉलिटिकल अपोजिशन नजर आई, फिर हम उनके थिंक टैंक्स, हिस्टोरियंस, मीडिया वो मुतालबात करने लगे। फॉर्मर जो उनके हाई ऑफिशियल्स हैं, आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर्स, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, उन्होंने मुतालबात किए जंगबंदी के। अच्छा, फिर क्या हुआ? यूनिवर्सिटीज के अंदर हमें मुजाहरे देखने को मिले। फिर क्या हुआ? रिजर्व सोल्जर्स ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ? पायलट सामने आ गए। फिर क्या हुआ? नेवी के लोग जो है वो सामने आ गए और अब उसके बाद जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो इजराइल के अंदर जारी है और अब मिलिट्री के तमाम उसमें, यानी कि आप कह लें कि आर्मी भी, उसके अंदर नेवी भी, उसके अंदर एयरफोर्स भी, उसके अंदर इंटेलिजेंस भी, सब के सब ने जो है वो जंगबंदी का जो है मुतालबा कर दिया। इतना बड़ा अदम एतमाद नेतन्याहू की जंग के ऊपर हुआ है। प्रॉपर ये बगावत ही है ना। यानी ऐसा कब होता है कि मिलिट्री आकर कह रही है कि जंगबंदी की जाए? ऐसा तो कभी नहीं होता। और वो अब बाकायदा जो है इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट प्लान्स टू ड्राफ्ट अ पिटीशन प्रोटेस्टिंग इन ऑनगोइंग गाजा वॉर। अब वो पायलट्स आए, उनको डिसमिस किया नेतन्याहू ने, उसके साथ नेवी वाले भी आ गए। अब नेवी वालों के साथ ये मिलिट्री इंटेलिजेंस भी आ गई। तो वो जितना फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंदर से बगावत उतनी बढ़ती चली जा रही है। Israel on the 8200 unit petition, we are following with concern the raising rate of refusal to serve in the
ریزروز. 8200 جو یونٹ ہے اس نے پٹیشن جو جاری کی ہے کہ ریزرو جو ہے وہ جوائن کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیلی اسٹیٹ کو خطرے میں ڈال رہی ہے. The continuation of the war is causing the death of the prisoners and soldiers. اور اس جنگ کے جاری رہنے کا دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ قیدی بھی مر رہے ہیں اور فوجی بھی مر رہے ہیں ہمارے. یہ 8200 یونٹ جو ہے وہ اس وقت ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائفا میں ابھی بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے اور پروٹیسٹرز اور جو اسرائیلی پولیس ہے ان کے درمیان کلیشز ہوئے ہیں. اسرائیلی فورسز کریک ڈاؤن آن اینٹی غازہ وار پروٹیسٹ ان ہائفا. تو اب ناظرین اس ساری صورتحال کے اندر جو گلوبل فینومنا ہے, جو اسرائیل کے اندر کا فینومنا ہے, اس میں نتنیاہو کے لیے جنگ کو لمبا کھینچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور پھر ٹرمپ کی جو تلوار ہے مسلسل لٹک رہی ہے. بھئی ٹرمپ کسی بھی ٹائم پر نتنیاہو کو کہہ سکتا ہے انف از انف. 10 دنوں میں کہے, 20 دنوں میں کہے, 1 مہینے میں کہے, 2 مہینوں میں کہے. ٹرمپ اس جنگ کو لمبا جو نہیں افورڈ کر سکتا ہے. تو وہ تلوار بھی لٹک رہی ہے. تو اس کا اب نتنیاہو کر کیا رہا ہے؟ غزہ کے اندر اس وقت صورتحال کیا؟ دیکھیں غزہ کے اندر فل بروٹیلٹی, فل ایگریشن کے ساتھ اسرائیل آکوپیشن کی اٹیمپٹ کر رہا ہے. اس وقت اسرائیل کی جو ٹوٹل فوج داخل ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ریگولر فوج ہے. یعنی سب سے زیادہ جو ان کی تربیت یافتہ فوج ہے, ریگولر فوج, ساری کی ساری انہوں نے وہ داخل کی ہے. یعنی ایک ہوتی ہے ریزرو فوج, وہ ذرا کم تربیت یافتہ ہوتی ہے لیکن وہ بھی بہت, چونکہ اسرائیل کی فوج ہے نا بھئی, اگر امریکہ کی ریزرو فوج ہوگی تو کتنی تربیت یافتہ ہوگی کسی دوسرے کے مقابلے میں. تو یہاں پر جو اسرائیل کی ریزرو فوج ہے وہ بھی بہت سمجھ لے کہ تربیت یافتہ فوج ہے. لیکن اب غزہ کے اندر ٹوٹل جو فوج اتاری گئی وہ ساری کی ساری ریگولر فوج ہے, کیونکہ ریزرو جو ہے وہ آنے سے بھی انکار کر رہے تھے. تو یعنی اس سے پیچھے اور کوئی ایلیٹ فوج بیٹھی نہیں ہے. پہلے بھی انہوں نے ریگولر اور ریزرو دونوں اتارے تھے لیکن اب ساری کی ساری جو ہے وہ ریگولر فوج وہاں پر اتاری کیونکہ ریزرو آ نہیں رہے. تو تیزی کے ساتھ اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ غزہ کے اوپر آکوپائی کر لے. یعنی بنیادی منصوبہ یہی ہے کہ ود ان ویکس جو ہے وہ غزہ کے اوپر آکوپائی کر لیا جائے. تو اس وقت غزہ میں جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ بہت کم ہے. اس سے پہلے ہمیں پتا تھا کہ فلاں گلی میں فلاں لڑائی ہو رہی ہے, فلاں اس گلی میں انہوں نے ٹینک کو تباہ کیا ہے, وہاں پر فوجی مارے. تو ایک یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی تھی, لیکن اب جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. تو ایک پورے بروٹیلٹی کے ساتھ, پوری ریگولر فوج کے ساتھ اسرائیل اندر داخل ہو چکا ہے. کتنے ٹینکس ہے, کتنی فوج ہے, کوئی اندازہ نہیں ہے, لیکن بہت بڑی تعداد کے اندر فوج ان کے اندر داخل ہے اور مسلسل بمباری ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ ود ان ویکس کے اندر اسرائیل آکوپائی کرنا چاہتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو کس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں. مثال کے طور پہ کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں جو نئے آئے ہیں, وہ بھی ایک پبلک سپیچ کر رہے تھے. تو وہاں پر جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یس آئی ایم اویئر, یعنی انہوں نے اس بات کو مانا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. انہوں نے کہا یس آئی ایم اویئر دیٹس وائی وی ہیو آرمز ایمبارگو آن اسرائیل. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے, کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا, اور کہا کہ ہمارا آرمز ایمبارگو قائم ہے اسرائیل کے اوپر. تو نتنیاہو کو اس کی بہت تکلیف ہوئی ہے اور نتنیاہو نے جناب کینیڈا کے پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کینیڈا ہیز آلویز سائیڈڈ ود سویلائزیشن. کینیڈا جو ہمیشہ سویلائزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سو شوڈ مسٹر کارنے جو ان کے پرائم منسٹر ہیں. But instead of supporting Israel, a democracy that is fighting a just war with just means against the barbarians of Hamas. فوراً سے اسرائیل جس طرح وکٹم نہیں بن جاتا, یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے. ظلم کر کے پھر فوری طور پر وکٹم بھی بن جاتے. کہتا ہے کہ دیکھو ہم تو اکلوتی جمہوریت ہے مڈل ایسٹ کی, اور ہم سب سے زیادہ جسٹ وار یعنی انصاف پر مبنی وار جب لڑ رہے ہیں with just means, کہ جو مورلی ایتھیکلی اچھے مینز ہیں وہی ہم استعمال کر رہے ہیں, اور ہم باربیرینز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. He attacks the one and only Jewish state. Mr. Carney, backtrack your irresponsible statements. کہ کینیڈا کا پرائم منسٹر جو ہے اکلوتی Jewish state کے اوپر جناب حملہ ور ہو چکا ہے. تو جو بھی ان کی جینوسائیڈ کے خلاف بات کرے تو یہ فوراً وہاں پر جو ہے وکٹم بن جاتے ہیں. لیکن اب مطلب کیا یہ ان کو جا کر بتائیں گے؟ مطلب ساری چیزیں تو ان کے سامنے ہیں اور لوگ پریشر ڈال رہے ہیں نا گورنمنٹ کے اوپر. اب یہ اس نے اپنی طرف سے بیان تو نہیں دیا, لوگوں نے مطلب پریشر ہے کہ وہ جہاں پر سپیچ کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے وہاں پر یہ غزہ کے حوالے سوال ہو رہا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنلی بھی چیزیں جو ہے ویسٹ کے اندر جو بدل رہی ہیں. تو اس لیے نتنیاہو اس کو کئی مہینوں کے اوپر نہیں کھینچ سکتا. جیسے اب دیکھیں دنیا کے اندر کتنا بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے. ہر ملک اس وقت اپنے سروائیول کی سوچ رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ آگے معاملات کس طرف جائیں گے. تو اس لیے نتنیاہو کے لیے اس کو مزید ایکسپینڈ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو باقی اس کے منصوبے ہیں لیبنان کے حوالے سے, شام کے حوالے سے, باقی جگہوں پر, وہ بھی یہ جلد از جلد کرنے کی کوشش کرے گا. اس کا ایک ثبوت جو سامنے آیا ہے
सीरिया से जो स्टेटमेंट आ रही है, नो एग्रीमेंट विद दमास्कस, रेडी टू फाइट द रूस स्पिरिचुअल लीडर। द रूस के एक लीडर का बयान सामने आया कि हम सीरिया के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये इजराइल के बगैर तो ये हो नहीं सकता। तो जो कुछ इन्होंने सीरिया में करना है, जो कुछ लेबनान में करना है, आगे पीछे करना है, ये फौरी तौर पर वेस्ट बैंक के अंदर ये विद इन वीक्स करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये टाइम बड़ा क्रूशियल है। दूसरी बात ये है, ईरान की जानिब से अभी जो ऐलान सामने आया बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी हमारे वजीर खारजा उनकी क़यादत के अंदर हाई लेवल डेलीगेशन विद फुल पावर वो जा रहा है। यानी एक होता है ना कि एक डेलीगेशन जा रहा है, वो वहां पर बात करेगा, फिर वापस आएगा, फिर पूछेगा, फिर वापस जाएगा। नहीं, ये जो डेलीगेशन आ रहा है इसके पास सारी अथॉरिटी है, ये जो चीजें चाहे यहां पर बैठकर तय कर सकता है। तो ये बड़ी हतमी नौयत की मुलाकात होने जा रही है जिसमें यह तय होगा कि भाई मामला जाने किस तरफ हैं। अगर मुज़ाकरात का फैसला अमेरिका करता है तो फिर मुज़ाकरात चलते रहेंगे। वो जो बुनियादी नुक्ते होंगे, क्या चीजें कैसे करनी है, वो मुज़ाकरात चाहे कई हफ्तों तक चलते रहें, वो तो मैटर नहीं है। मैटर यह है कि क्या जंग की तरफ जाना है या मुज़ाकरात की तरफ जाना है। ईरान यूएस टॉक्स इन मस्कत ओमान स्टार्ट अप्रैल 12 आफ्टरनून। अब ये सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं। द फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन हिज वे टू ओमान टू होल्ड इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस विद वाशिंगटन। आरकची इज ऑन हिज वे टू ओमान विद फुल अथॉरिटी to conduct indirect negotiation with the United States. We seek to reach a real, fair and implementable agreement. अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कौन शरीक होगा? अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ शरीक होंगे। और स्टीव विटकॉफ इस वक्त कहां पर हैं? वो मॉस्को पहुंच गए। एक बड़ा हंगामी नौयत का दौरा जो है वो स्टीव विटकॉफ का मॉस्को का हो रहा है। ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ को भेजा यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से। ट्रंप ने कहा था 24 घंटों में यूक्रेन की जंगबंदी हो जाएगी, नहीं हुई। तो स्टीव विटकॉफ जनाब वहां पर गए हैं और वो वहां से वापसी पर फिर ओमान पहुंचेंगे और यहां पर मुलाकात होगी। अमेरिका चाहता है कि डायरेक्ट निगोशिएशंस हो हमारी ईरान के साथ, क्योंकि फिर एक तस्वीर भी उतरती है। तो ईरान कह रहा है कि नहीं, हम इनडायरेक्ट निगोशिएशन जो है वो अमेरिका के साथ करेंगे। तो देखते हैं अगले 24 घंटों में इस हवाले से बड़े फैसले हो जाएंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका का यमन के ऊपर बहुत अग्रेशन जारी है, बहुत जुल्म की इंतहा की जा रही है। अभी हुदैदा के ऊपर स्ट्राइक हुई है जिसमें 14 यमनी शहीद हो गए हैं और 15 जख्मी हैं। इसके अलावा 11 रेड जो है वो कैपिटल सना के ऊपर हुई हैं, इसके अभी नंबर्स आना बाकी हैं। तो इसके साथ जो है वो बहुत बड़े इस वक्त रैलीज है वो यमन के अंदर हो रही हैं, फ़लस्तीन की हिमायत के अंदर। मैसिव मार्चेस इन द यमनी गवर्नरेट ऑफ सादा, रेमा, मारेब इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल एंड देयर रेजिस्टेंस अंडर द स्लोगन स्टेडफास्टनेस एंड हीरोइज्म, वी विल नॉट अबंडन गाजा। तो गजा की हिमायत में बहुत बड़े मुजाहरे, रैलीज यमन के अंदर हो रही हैं। मुसलसल अमेरिका की बमबारी हो रही है। दर्जनों के हिसाब से यमनी जो है वो शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। बहुत बड़ी कीमत जो है वो यमनी इस वक्त चुका रहे हैं। अच्छा, अब ग्लोबली अगर कुछ चीजें आपके सामने रखें तो वेनेजुएला के हवाले से एक खबर मैं आपके सामने रखता हूं। बड़ा जबरदस्त मुल्क है, फिलिस्तीन का जबरदस्त सपोर्टर है और ये जो अलायंस बन रहा है ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, उसके अंदर वेनेजुएला भी शामिल है। अभी रिसेंटली रशिया और वेनेजुएला के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हुई है। अमेरिका की कई दहाइयों से वेनेजुएला पर नजर है, क्योंकि यहां पर सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल वेनेजुएला में है। गोल्ड जो है वो दूसरे नंबर पर वेनेजुएला के अंदर है। तो यहां पर नजर है अमेरिका की, और कई सालों से सैंक्शंस लगा रखी हैं। सैंक्शंस आप कह लें कि एक कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट होती है उस रिजीम को गिराने की, ताकि लोग उसके खिलाफ हो जाएं, उसकी इकॉनमी ग्रो ना कर सके और लोग जो है वो उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दें। इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है वो आपको बशार अल-असद की नजर आती है। बशार अल-असद के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखी ताकि इकॉनमी ग्रो ना कर सके और लोगों की जो सफरिंग्स हैं वो खत्म ना हो सकें और वो गवर्नमेंट कमजोर पड़ती जाए, फिर बैरूनी मुदाखलत से उसको जो है वो गिरा दिया जाए। तो वेनेजुएला के अंदर और हर इलेक्शन में मुदाखलत वेनेजुएला में की जाती है। तो जरा देखिए, यूएस सैंक्शंस ऑन वेनेजुएला एम टू कॉज सिविल वॉर। वेनेजुएला डिफेंस मिनिस्टर, सिविल वॉर करवाने की कोशिश की जा रही है। ये वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर का बयान सामने आया है। तो इसलिए दुनिया जो है वो चीन की तरफ देख रही है। दुनिया ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स, मतलब अमेरिका से दुनिया तंग आ चुकी है। अमेरिका ने दुनिया को कुछ भी नहीं दिया सिवाय तबाही के। तो अब चाइना की जानिब से जो आने वाली सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूं, चाइना का एक अलग ही रूप नजर आ रहा है। ड्रैगन जो है उस वक्त समझ लें कि होता ना कि आप फौजी वर्दी पहन लेते हैं तो फिर आप कुछ और ही होते हैं। तो आप समझ लें कि चाइना ने जो है वो फौजी वर्दी पहन ली है। चाइना प्रॉपर इस वक्त अमेरिका के साथ टकरा गया है और ये चाइना ही है जो अमेरिका से टकरा सकता है। दुनिया में और कोई इस तरह से टकरा नहीं सकता। कोई किसी ने जवाबी टैरिफ यूरोप लगाने जा रहा था और अगर अमेरिका फिर यूरोप के ऊपर लगाता तो फिर यूरोप के साथ क्या होता। जो प्रॉपर आप कहते हैं ना कि लड़ना और लड़कर जीतना, ये सलाहियत सिर्फ इस वक्त चाइना के पास है और चाइना ने इसकी तैयारी की है। अब अमेरिका को सबसे बड़ा मसला तो चाइना से यह है कि चाइना रिप्लेस कर रहा है अमेरिका को मिलिटरीली भी
اور اکنامکلی بھی. تو پھر امریکہ کہاں پر کھڑا ہوگا بھئی؟ اگر ملٹریلی بھی وہ سب سے بڑے ہو گئے اور اکنامکلی بھی سب سے بڑے ہو تو امریکہ کہاں پر ہے؟ اور پھر آپ کو ایک اسٹریٹجک انفلوئنس کا ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے. اسٹریٹجک انفلوئنس آپ کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ فلاں ملک بھی ہمارے ساتھ ہے، فلاں بھی ہمارے ساتھ ہے. تو وہ ٹرمپ جو سب سے بڑا لاس امریکہ کا کر رہے ہیں وہ اسٹریٹجک لاس کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ساؤتھ کوریا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جاپان وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ نہ ہو تو امریکہ لڑ سکتا ہے چائنا کے ساتھ، جو وہاں پر میزائل ڈپلائے کرتا ہے، ان کو کنٹین کرتا ہے. تو یہ اسٹریٹجک انفلوئنس ہے نا. تو یہ ممالک اب چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح یورپ وہ چائنا کی طرف جا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا لاس جو انہوں نے کیا ہے. ٹرمپ نے کہا جی مجھے کال کرے چائنا کے صدر. تو چائنا کے صدر تو کال نے کبھی کرنی بھی نہیں تھی انہوں نے، اور نہ کی، بلکہ انہوں نے آگے سے مزید ٹیرف جو امریکہ کے اوپر لگا دیے ہیں. میں کچھ ہیڈ لائنز جو چائنا سے آ رہی ہیں، بھرپور لڑائی اس وقت شروع ہو چکی ہے. چائنا announces additional tariff on US goods. Tariff on US to increase from 84% to 125%. China to reduce film imports over tariff hikes. یہ ٹرمپ صاحب اپنا فائدہ کر رہے ہیں امریکہ کا. وہ ہالی ووڈ کی بہت بڑی انڈسٹری چائنا ہے، تو چائنا نے کہا کہ اب ہالی ووڈ کی فلمز ہیں وہ ہم اس کی جو امپورٹ ہے اس کو آہستہ آہستہ ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں. Washington continue to undermine our interest. We will take countermeasures and fight till the end. کاؤنٹر میئرز لیں گے اور آخر تک امریکہ کے ساتھ لڑیں گے. چائنا کا بڑا سخت یہ بات ہے، چائنا کا مزاج ہی کچھ اور ہے. چائنا لسٹ 6 US companies as unreliable entities. مسلسل امریکن کمپنیز کے اوپر سینکشن لگا رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے کہا کہ یہ 6 کمپنیز جو ہیں یہ تو unreliable. جو سب سے بڑا امریکہ کو نقصان ہوا ہے ٹرمپ نے پہنچایا وہ یہ ہے کہ امریکہ کا ٹرسٹ، ریلائبلٹی، کریڈیبلٹی اپنے اتحادیوں میں ختم ہوئی. باقی دنیا تو پھر کیا، مطلب عراق کیا ریلائے کرے گا، یا سیریا کیا ریلائے کرے گا، یا فلسطین کیا کرے گا؟ اتحادی ریلائے نہیں کر رہے ہیں امریکہ کو. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا پیدا ہو چکا ہے. یورپ اینڈ بیجنگ مسٹ اڈیئر ٹو دیئر پارٹنرشپ اینڈ کوپریشن. چائنیز پریزیڈنٹ کون؟ یورپ اور بیجنگ جو ہے وہ کوپریشن مزید بڑھائیں. اینی ون ہو اپوز دا گلوبل ول فائنڈ دیم سیلف آئسولیٹڈ. چائنا کے پریزیڈنٹ، امریکہ دنیا کے اندر آئسولیٹ ہو جائے گا کیونکہ وہ گلوبل ول کے خلاف جا کر کھڑا ہو گیا ہے. ٹیرف ویلڈنگ باربیرین کین نیور ایکسپیکٹ اے کال فرام چائنا. چائنیز فارن منسٹری. ویلڈنگ آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ایز اے ویپن استعمال کرنا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیرف کو ایز اے ویپن استعمال کرنے والے، اور پھر لفظ استعمال کیا باربیرین. چائنا نے امریکہ کے لیے باربیرین کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ چائنا سے کبھی کال کی امید نہ رکھے کہ ہم کال کریں گے ان کو. اب مثال کے طور پر ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ جاپان کے حوالے سے، اس کو ذرا دیکھیے. Trump complains that the US has a deal with Japan to defend it and send them billions of dollars, but Japan is not obligated to do so. اور یہی بات انہوں نے ساؤتھ کوریا کو کہی ہے کہ مزید پیسے ہمیں دو، اور جاپان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اور تم ہمارے لیے کیا کرتے ہو. اتنی وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں امریکہ میں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے تو آپ کو چودراہٹ دی ہوئی ہے. جاپان تو کب سے کہہ رہا ہے کہ اپنی فوجیں یہاں سے نکالو. بھائی جاپان نے آج تک اپنی فوج ڈیولپ نہیں کی، وہ اپنا اسلحہ نہیں بنا کر کہیں بیچ سکتا ہے. تو چودراہٹ بھی تو تمہاری اس لیے قبول کی ہوئی ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ٹوٹل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنا حقیقت سے دور ہے. ایک یہ کہ دنیا نے امریکہ کو لوٹا، دوسرا یہ کہ جی ہم ساؤتھ کوریا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم جاپان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہم یورپ کو کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھائی وہی تو سب کچھ کرتے ہیں، اسی کے اوپر تو امریکن امپائر کھڑا ہوا ہے. انہوں نے آپ کی چودراہٹ کو قبول کیا ہوا ہے، اور آپ کو مطلب کیا چاہیے؟ بھائی یورپ نے اپنی فوج نہیں بنائی، بلکہ برطانیہ نے، فرانس نے، انہوں نے اپنی فوجیں کم کی ہیں، اور کوئی کولیکٹیو یورپ نے فوج نہیں بنائی. اکنامکلی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، اور جو بھی اسلحہ خریدا امریکہ سے خریدا اور ہر پالیسی میں سپورٹ کیا. تو اور بھائی اور وہ کیا کریں امریکہ کے لیے؟ تو دیکھیں نا کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں ہی غلطی ہے. تو اس لیے ایک حکمران ہر امپائر میں آتا ہے جو اس امپائر کے لیے خود خاتمہ ثابت ہوتا ہے. تو ٹرمپ صاحب بھی کچھ ایسے ہی حکمران اس وقت ثابت ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر.